गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो दोस्तों हम मेल एंड फीमेल में गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन, या जिसको शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दें ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको पूरा कवर करने से बहुत सारे हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन, और अगर ये टॉपिक ही डायरेक्ट पूछ लेता है शुक्रजन क्रिया को समझाइए, क्रिया विधि को समझाइए, तो ये 5 नंबर तक पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर भी पूरा पूछ सकता है, इसके विवरण को बताने के लिए पूछ सकता है। तो ये टॉपिक बड़े ही इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ साथ इसके बाद हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो होगा हमारा oogenesis अर्थात अंडजनन, जो कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतर क्रिएट करना होता है तो भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बात तो हमको इस पर ये ध्यान देना होगा कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहीं से कंप्लीटली गैमेट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन और क्या युग्मक ही जनन में भाग लेते हैं। तो युग्मक जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो हम बात करते हैं आज क्या शुक्र जनन अर्थात मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, और उनके निर्माण की क्रिया विधि के बारे में। तो दोस्तों हम बिना समय गवाए हम बात करते हैं पहले क्या शुक्र जनन क्रिया। तो दोस्तों पहले हम बात कर लें शुक्र जनन क्रिया होती कहां पर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर जब मैं बताया था, तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था टेस्टिस। टेस्टिस जिसको हम क्या कहते हैं विल्सन, टेस्टिस के स्पर्मेटो या टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है वो कोशिकाएं डिवाइड करके शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आज जो हमको बात करना है इसी टॉपिक पर बात करना है। तो जो जर्मिनल एपिथेलियल की जो कोशिकाएं होती है, जननिक उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं, वो किस प्रकार से डिवाइड हो करके शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, उनका पोषण कहां पर मिलता है, इस पर हमको बात करना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अभी बहुत सारे टॉपिक आप भी पढ़े होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन क्या इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या नहीं बताए जाते हैं, और मैं आज वो सारे टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि शुक्रजनन क्या होता है। तो शुक्रजनन क्रिया के पूरा दिखाया गया है दोस्तों। यहां पर एक कोशिका दिखाएगी, एक क्या होती है 2n, जिसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिप्लॉइड सेल। ये क्या होते हैं दुगुणित है, और दुगुणित कोशिका से अगर लास्ट में देखा जाए तो ए बन रहा है हमारा यन सेल, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, या हम इसको बोलते हैं अगुणित कोशिका। क्या कहते हैं अगुणित। अच्छा, ये अगुणित है और इसी को बोला जा रहा है स्पर्म या शुक्राणु। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया से, क्या कह रहा है, दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया से अगुणित स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया हुई। ये देखो यहां से इतनी प्रक्रिया हुई, ये बना। तो हम बात करेंगे दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया से अगुणित स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दुगुणित स्पर्मेटोगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों माइटोसिस हुआ और क्या मियोसिस, समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको और भी बढ़ाना चाहें तो हम और भी इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जैसे और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि पुरुष के प्राथमिक जनन अंग अर्थात वृषण में उपस्थित जननिक उपकला कोशिकाओं की
जननिक उपकला कोशिकाओं से समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जननिक उपकला द्विगुणित कोशिकाओं से समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो दोस्तों आप इस डिफिनीशन को लिख लीजिएगा जो अभी मैं बोला, ठीक है, जो अभी मैं रिव्यू कर दे रहा हूं फिर से एक बार, उसको आप लिख लीजिएगा। अगर क्या आप बोर्ड एग्जाम में बैठे अगर लिख रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा लॉन्ग में अगर लिखने का आ जाए तो आप लॉन्ग बना सकते हो, बाकी अगर शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजन कहते हैं। तो एक हो गया क्या एकदम शॉर्ट। अगर इसको लॉन्ग में बनाना है तो आप ये कह सकते हो कि पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग अर्थात वृषण की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में उपस्थित दुगुणित स्पर्मेटोगोनियस सेल से अगुणित स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो मैं अभी डिफिनीशन बता रहा था, आपको कैसे लिखना है वो तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए दुगुणित से अगुणित कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में क्या जहां पर मैं बताया हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दोस्तों वो वाला वीडियो जरूर आप देखिएगा। वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने स्ट्रक्चर समझाया है, टेस्टिस के बारे में मैंने बताया है और क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो मतलब इसका जो क्या पीछे का वीडियो है वो क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएगा, अर्थात पुरुष जनन तंत्र में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। तो मैं वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया था जो क्या मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसे कट किया था। अब कट करने के बाद मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, इसकी जो लाइनिंग थी वो क्या बनी होती है क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम से। किससे? क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम से। अब दोस्तों इनमें क्या होता है, इनके बाहर उपस्थित होती हैं लीडिंग सेल, और लीडिंग सेल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं यहाँ पर। अब दोस्तों मैं अगर इसको जर्मिनल एपिथेलियम बना देता हूं और मैं यहीं पर एक सेंटर में बना देता हूं दोस्तों क्यूबोइडल सेल, जिसको हम क्या पिरामिडल सेल बना देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं वो होती है हमारी सर्टोली सेल, ऐसे मैं बना देता हूं। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर इसके बाहर क्या होता है, जो स्पेस होता है, इसके बाहर का जो स्पेस होता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल सेल स्पेस या अंतराली अवकाश उसको कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल सेल स्पेस या उसको अंतराली अवकाश कहा जाता है। तो इस यहाँ पर उपस्थित होती है लीडिंग सेल। क्या होती है दोस्तों? लीडिंग सेल। तो दोस्तों लीडिंग सेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सर्टोली सेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी को मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ। इसको बोला जाता है सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्टोली सेल, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आप लोग केवल इतना जानते होंगे कि जो सर्टोली सेल होती है वो केवल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो क्या होते हैं आपकी सर्टोली सेल, इस शुक्राणु को नष्ट भी करती हैं, कब करती हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो लीडिंग सेल होती है एक हार्मोन से निकालती है टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन्स। टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स हार्मोन्स जब यहां से निकलते हैं दोस्तों, तो ये जाकर के इन कोशिकाओं पर कार्य करते हैं, इन कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं विभाजन के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रेरित करते हैं विभाजन के लिए। तो हम इसको बोलते हैं जर्म सेल, बोलते हैं दोस्तों जर्म सेल। जर्म सेल या इसी को बोला जाता है स्पर्म मदर सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्म मदर सेल, अर्थात क्या शुक्राणु मात्र कोशिका, जो शुक्राणुओं को जन्म देंगे वो वाली कोशिका की हम बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पर्म सेल। अब दोस्तों यहाँ की सेल डिवाइड कैसे करती हैं उसको मैं यहाँ पर समझता हूँ। तो दोस्तों यहाँ की सेल डिवाइड हो करके बनाती है स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनाती है दोस्तों? स्पर्मेटोगोनियम। तो यहाँ पर क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है दोस्तों? माइटोसिस। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियम है, अब ये चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगा। तो दोस्तों ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ये दो बनती हैं, ये बनती हैं दो प्रकार की। एक होता है स्पर्मेटोगोनियम
ए और होता है एक बी। अब कहोगे सर ये क्या है, तो भैया स्पर्मेटोगोनियम ए है और स्पर्मेटोगोनियम बी। ज्यादा जगह नहीं तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। अब मैं बात कर लूं, स्पर्मेटोगोनियम ए करती है काम स्टेम सेल की तरह। क्या करती है, स्टेम सेल की तरह वर्क करती है। स्टेम सेल वे कोशिकाएं होती हैं जो क्या अन्य कोशिकाओं को जन्म देती हैं। तो दोस्तों अब देखिए, ये क्रिया जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, ये स्टार्ट होती है मैच्योरिटी होने पर। किस पर, मैच्योरिटी अर्थात क्या, परिपक्वता। अब परिपक्वता कब आते हैं, जब मेल में होता है वो 12 से 14 वर्ष और फीमेल में जो होता है 11 से 13 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टाइम पीरियड होता है उनके जीवन काल का, उस टाइम में उनमें क्या परिपक्वता आती है, अर्थात हम उसको प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं जब क्या मैच्योरिटी आती है, प्यूबर्टी आती है, तो उसमें स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियम दो प्रकार के बनते हैं, एक होती है स्पर्मेटोगोनियम ए और एक होती है स्पर्मेटोगोनियम बी। अब स्पर्मेटोगोनियम ए जो होती है स्टेम सेल की भांति व्यवहार करती है। क्या करती है दोस्तों, स्टेम सेल की तरह वर्क करती है। स्टेम सेल की तरह वर्क करती है और आगे चल के ये पुनः सेकेंड स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करती है। अर्थात क्या, ए स्पर्मेटोगोनियम ए ही स्पर्मेटोगोनियम बी का निर्माण करती है। अच्छा दोस्तों, मैं बात कर लूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जब क्या oogenesis में पढ़ाता हूं, तो वहां पर क्या होता है, लिमिटेड मात्रा में प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन गए होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, लिमिटेड मात्रा में प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन गए होते हैं, अर्थात क्या, जो बनाते हैं क्या, ओवम को। ठीक है, तो दोस्तों वहां पर लिमिटेड होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती है कब तक शुक्राणु निर्माण होंगे। उसका मेन रीजन है कि एक स्पर्मेटोगोनियम सेल एक खुद डिवाइड होकर के स्पर्म तो बनाएंगे, लेकिन स्पर्म को बनाने से पहले डिवाइड होकर के अपने जैसी अन्य कोशिकाओं को वो जन्म देती हैं, ताकि फिर से क्या वो स्पर्मेटोजेनेसिस में आ सके। तो दोस्तों ए जो स्पर्मेटोगोनियम है, ए जो ए बना रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम ए स्टेम सेल की तरह व्यवहार करती है, और जो स्पर्मेटोगोनियम बी है वो जाती है इस वाले डिवीजन में। कहां पर जाती है दोस्तों, इस डिवीजन में, अर्थात का इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है दोस्तों, माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पर्मेटोगोनियम सेल जो बनती हैं दोस्तों वो दो प्रकार की बनती हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनियम ए और दूसरी क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम पहले बी को जो बीज बना देती हैं, बी डिवाइड होने के लिए चली जाती हैं स्पर्म बनाने के लिए, और ए क्या होती है, ए देखो एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं। जो ए बन जाती है ओके, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बन गई हैं। अब ये क्या करेंगी, अब अगले डिवीजन के लिए ये तैयार होंगी, अगले डिवीजन के लिए ये तैयार होंगी, और क्या पुनः हमारा एक स्पर्मेटोगोनियम ए बन के तैयार रहेगा। अब दोस्तों स्पर्मेटोगोनियम ए जो है, अब देखिए डिवीजन में कौन जा रहा है, बी, तो अब यही डिवाइड होकर के जब फिर से जाएंगे तो यही क्या कहलाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम बी। ठीक है, तो मतलब क्या है दोस्तों, शुक्रजनन क्रिया होने से पहले पहले एक कोशिका को बनाकर रख लिया जाता है और दूसरी कोशिका को डिवाइड होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे जो शामिल हो गई है, एक कौन है, स्पर्मेटोगोनियम बी। क्या है दोस्तों, स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम बी में समसूत्री विभाजन होता है, एक ट्विजन सेल होती है, दुगुणित कोशिका होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। तो समसूत्री विभाजन होने से क्या होता है, हमारे दुगुणित कोशिका का ही निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, तो प्राथमिक शुक्र कोशिका भी कैसी होती है, दुगुणित। अब देखिए दोस्तों, अब ये दुगुणित कोशिका का निर्माण हुआ, अब इसके बाद क्या होता है, हमारा अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, मैं बात कर रहा हूं अर्धसूत्री विभाजन के पैकी 3 स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के पैकी 3 स्टेज में गुणसूत्र क्या होते हैं, पैक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र और ये गुणसूत्र दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो रहा है। तो दोनों में जीन का विदलन होता है, जीन की चेंज होती है। ठीक है, जीन चेंजिंग होती है, इसको आपको लिंकेज में भी पढ़ाया जाता है, जेनेटिक्स में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिंकेज के थ्रू क्या बन रहे हैं, हमारे 2 स्पर्म बन गए। देखो मियासिस हुआ, इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं।
क्योंकि इसमें गुणसूत्र अगर 2n है तो क्या n हो जाता है। तो दोस्तों अगर 4n है तो 2n हो जाएगा। तो 2n है तो n दो कोशिकाएं बन गई। ये भी क्या होती है, n अर्थात क्या, अगुणित। तो भाई इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अर्थात द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका क्या होती है, अगुणित, और प्राथमिक शुक्र कोशिका क्या होती है, द्विगुणित। तो दोस्तों ये हो गई हमारी क्या, 2n। अर्थात मैं बात करूं यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे और यहाँ पर कितने हो गए, 23, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 23। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें यूनिक डिवीजन जो होने वाला है वो क्या होता है, मियोसिस सेकेंड, वैसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो दोस्तों जो नॉर्मल बच्चे हैं वो जो नहीं पढ़े हैं उनको तो ये लगेगा कि यहाँ पर ये है तो यहाँ पर और हाफ हो जाएगा, अर्थात गुणसूत्र संख्या भी वो आधी कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट रूप से समान होता है माइटोटिक डिवीजन के अर्थात समसूत्री विभाजन के। अगर यहाँ पर 2n सेल है तो 2n ही बनाएगी, n सेल है तो n ही बनाएगी। इस क्रिया को मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों एक क्या होता है, हमारे अगुणित कोशिकाएं, इसमें मियोसिस सेकेंड होता है। तो एक प्रकार से क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब बराबर का विभाजन होता है। तो गुणसूत्र क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो दोस्तों यहां से देखेंगे हम, यहां से दो कोशिकाएं बनेंगे और दोनों ही क्या बनेंगे, हमारे अगुणित, अर्थात के 23 क्रोमोसोम यहाँ पर भी, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर भी, 23 यहाँ पर भी, और क्या 23 यहाँ पर। तो दोस्तों मैं बात करूं तो एक कोशिका से कुल कितने बने, 4 कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन का प्रोडक्ट कितना होता है दोस्तों, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी, और चारों कैसे बनी है, अगुणित। अब दोस्तों ये जो चारों अगुणित कोशिकाएं बन गई इसको बोला जाता है स्पर्मेटिड। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड बन गया है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसमें बनते हैं हमारे एक्रोसोम, उसमें बनते हैं हमारे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी में हमारे क्या जो केंद्रक होते हैं वो संघनित होने लगते हैं, और उसी में हमारे जो सेंट्रियोल होते हैं वो डिस्टल और क्या प्रॉक्सिमल हो जाते हैं, और क्या डिस्टल वाले से क्या हो जाता है, फिलामेंट का निर्माण हो जाता है, अर्थात तेल का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये क्रियाएं यहां से यहां पर होती हैं, तो इसको मैच्यूरेशन कहा जाता है, परिपक्वता फेज बोला जाता है, या डिफरेंशिएशन बोला जाता है। और ये होने के बाद बन जाते हैं क्या, हमारे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जिसको कहा जाता है दोस्तों। तो यहां से इतना स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, इतने बनने की क्रिया को बोला जाता है दोस्तों स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं है तो मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि भाई यहां से देखिए, मैंने पहले आपको बताया स्पर्मेटोगोनियम 2 प्रकार की होती है, एक ए बी, और क्या ए जो होती है स्टेम सेल की तरह कार्य करती है, क्योंकि ए यही स्टेम सेल ए आगे चलकर स्टेम सेल स्पर्मेटोगोनियम बी का निर्माण करेगी, और स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी oocyte बनाएगी, सेकेंडरी oocyte बनाएगी, और क्या स्पर्मेटिड फिर क्या विभाजन करके जो डिफरेंशिएशन करके क्या बना देगा, हमारा स्पर्म। अब स्पर्म परिपक्व हो गया है, अब वो क्या रिलीज होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस डिवीजन को हम 3 फेज में बांटते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज में, ग्रोथ फेज में, और क्या मैच्यूरेशन फेज में। तो दोस्तों मैं इसको मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन फेज में, क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम है वो स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी में डिवाइड होते हैं, और इसमें क्या माइटोसिस द्वारा प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। इसमें 2 प्रोसेस, स्पर्मेटोगोनियम निर्माण और उसके बाद क्या समसूत्री विभाजन द्वारा बन जाते हैं क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ फेज, अर्थात ये वृद्धि करते हैं, परिपक्व होते हैं, वृद्धि करके डिवाइड होकर के किसमें अर्धसूत्री विभाजन करके चले जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बन गए तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है, द्वितीयक हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकेंडरी मियोसिस होता है, और सेकेंड मियोसिस होने के पश्चात क्या होता है, हमारे स्पर्मेटिड बनते हैं। और स्पर्मेटिड जब बन गए दोस्तों, जब स्पर्मेटिड बन गए तो इसको मैच्यूरेशन फेज खत्म हो गया। अब उसके बाद जो हमारा बचता है दोस्तों वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाती है दोस्तों, स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम बात कर लिए, यहाँ पर बन गया हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, और क्या बन गया स्पर्मेटोजोआ। तो दोस्तों अब शुक्राणु बन के तैयार है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले जो हैं हम उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों हमारे क्या स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं हमारे सर्टोली सेल। कौन करता है दोस्तों, सर्टोली सेल। और अगर मैं पर डे बात करूं तो प्रतिदिन दोस्तों
लगभग 10 पावर 12 से 10 पावर 13 स्पर्म का निर्माण प्रतिदिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 10⁻12 से 10⁻13 शुक्राणुओं का निर्माण प्रतिदिन होता है। लगभग क्या, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा शुक्राणु पर डे बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब इतना ज्यादा बन रहे हैं तो सर कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं? तो दोस्तों जब इतना ज्यादा बनते रहते हैं तो इसमें जो स्पर्म है अधिक मात्रा में स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय। तो इसका जो बेसिक नेचर है दोस्तों, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको डिस्ट्रॉय करने का वो कार्य करती हमारी सर्टोली सेल। अभी मैंने बात किया था स्टार्टिंग में दोस्तों, अगर आप देख रहे थे, सर्टोली सेल जो होती है क्या होती है दोस्तों? सर्टोली सेल क्या होती है? फैगोसाइटिक नेचर की तरह वर्क करती है। फैगोसाइटिक नेचर की तरह वर्क करती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं, फैगोसाइटिक नेचर क्या होता है? एक भक्षण करके किसी चीज को पकड़ कर खा जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? भक्षण। तो ये उसका भक्षण करके उसको खा जाते हैं दोस्तों। तो ये कैसा वर्क कर रहे हैं? फैगोसाइटिक। अब दोस्तों जब इसको नष्ट करने का कार्य, इसको पोषण देने का भी कार्य कौन कर रहे हैं? सर्टोली सेल। उसके बाद इसको भक्षण करने का भी कार्य कर रही है सर्टोली सेल। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा स्पर्म बनते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात फिर नए नए स्पर्म बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैं बात करूं कि इसके बाद जब क्या शुक्राणु यहां से निकलते हैं, देखिए दोस्तों जो शुक्राणु यहां पर बने हैं अब यहां से निकल कर जाते हैं वास डिफरेंशिया के फर्स्ट में क्या देते हैं? फर्स्ट पार्ट में, इस वास डिफरेंशिया के फर्स्ट पार्ट में, पहले भाग में, और क्या एपिडिडाइमिस में। यहां पर शुक्राणु जाकर के दोस्तों स्टोर रहते हैं। क्या रहते हैं? संग्रह रहते हैं। और संग्रह रहते वक्त वो उस समय करते क्या? उस समय उनमें गतिशीलता प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों? वो परिपक्व होते हैं, वो मोटिलिटी प्राप्त करते हैं, अर्थात गतिशीलता प्राप्त करते हैं। और उस समय उनको पोषण देने वाले जो कोशिकाएं होते हैं वो वास्ट डिफरेंशिया के जो एपिथेलियल सेल होते हैं, उपकला कोशिकाएं, वो उस समय उनका पोषण देती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्टोली सेल कहां पर? टेस्टिस के अंदर देती है, और टेस्टिस के बाहर पोषण देने का कार्य करते हैं स्पर्म में जो क्या एपिडिडाइमिस होता है, और क्या दोस्तों जो वास डिफरेंशिया होता है उनकी जो क्या एपिथेलियल सेल होती है उनकी कोशिकाएं क्या इसको पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बात बता दें दोस्तों आपको, ये जो हमारा स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया है, तो इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन एक जो स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया इसको कंप्लीट होने में 64 दिन का समय लगता है। कितने दिन दोस्तों? 64 दिन का समय लगता है। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो पर डे क्या इतने स्पर्म का निर्माण होता रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।